दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपका पास्ट क्या था, मायने ये रखता है आपने अपना वर्तमान कैसे जिया। अगर वर्तमान में मेहनत और संघर्ष अच्छे से कर लिया जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब भविष्य बन गया। बस शर्त केवल ये है कि हम अपना 100% किस दिशा में दे रहे हैं। अगर हम संपूर्ण तैयारी के साथ किसी भी दिशा में जुटेंगे तो उसका परिणाम हमारे अनुकूल ही होगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इन चंद मोटिवेशनल लाइनों के साथ ही मैं आज के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। मैं पवन गोस्वामी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम भारत के भूगोल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, और ना केवल 25 प्रश्न बल्कि इसके साथ ही हम विस्तार से उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, जिससे आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। ये भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पहला वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था भारत का सामान्य परिचय, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रखी है। भारत का सामान्य परिचय, नाम, आकार, अवस्थिति, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, पड़ोसी देश, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, विस्तार से मैंने बहुत अच्छी से उसमें समझाया। तो जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखा है और जिसे देखना है तो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वर्ष आकार में विश्व का, मतलब कि भारत जो देश है विश्व में इसका कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आकार मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें सी ऑप्शन सही बताया जा रहा है। 7वां सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है चीन, उसके बाद में अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में फिर नाम किसका आता है, भारत का। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में अर्जेंटीना का नाम आता है 8वें नंबर पर। और भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में ऑप्शन बी सही दे रखा है आपका, 6,30,000, मतलब लगभग पूछा है 6,28,221 है, लेकिन ऑप्शन बी के अनुसार क्या है, 6,30,000, तो वही आपका सही जवाब होगा। अगर इसमें मैं पूछूं आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिले की संख्या, तो कुल जिले की संख्या कितनी है, 640, जिसमें से 240 जिले 2011 की जनगणना के अनुसार अत्यंत पिछड़े जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की कर्क रेखा गुजरती है। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये प्रश्न आपके आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, इसके सभी राज्य आपको पता होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके सामने भारत का नक्शा दिख रहा होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि देखिए सबसे पहले कहाँ इंटर कर रही है, ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो देखिए हमने जाना कि पश्चिम से पूर्व 8 राज्य। अब इसमें से देखिए मध्य प्रदेश भी मैंने आपको बताया, त्रिपुरा भी बताया और मिजोरम भी बताया। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हम लोग।
अगला प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। मोस्ट आईएमपी यह प्रश्न वही है जो अभी मैंने जस्ट बताया पीछे। ABCD चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि यहाँ लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री या फिर 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अब ये उत्तर से उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूँ। देखिए ऊपर क्या लिखा है, अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश। तो 23 डिग्री 1/2 या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये कर्क रेखा के ही बारे में बात कर रहा है और कर्क रेखा भारत को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है आपका। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा के बिल्कुल निकट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका A। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर शहर का अक्षांश और देशांतर रेखा आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा क्या है, कठिन है। क्यों? क्योंकि हर एक शहर या हर जिले का आपको क्या होना चाहिए, अक्षांश देशांतर, तभी आप बता पाएंगे कि उस शहर की स्थिति वास्तविकता में कहाँ पर है। चलिए बढ़ते आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा नहीं, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी, कहाँ पर, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज के नैनी में मिर्जापुर के पास क्या किया गया है, 82 डिग्री 1/2। देखो ध्यान से सुनो, ये 82 डिग्री जो है और ये 1/2 क्या है आपका, ये 30 मिनट क्या है, तो मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका था। IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है वह? तो सबसे पहले वह है यूपी के बाद में यह MP आती है। MP के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में यह CG जाती है, फिर यह आपका ओडिशा जाती है और लास्ट में यह आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यह आपकी क्या है, यह भारतीय मानक समय रेखा। देखिए जिन भी विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, भारत का भूगोल सामान्य परिचय, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको इस वीडियो को खत्म होने के बाद बिल्कुल आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपको सामने भारत का नक्शा दिख रहा होगा। अब इस भारत के नक्शे में आपको मैं बताता हूँ 4 बिंदु। कितने बिंदु? 4 बिंदु। देखिए कोई भी भौगोलिक भूभाग होता है, उसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु होता है जहां पर उसकी अंतिम स्थिति होती है, इसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो देखिए भारत का उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है, ये देखिए इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर। ये जो है आपको बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार जो दिख रहा है, आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में भारत का एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार में भी आपका निकोबार में कौन सा, बड़ा निकोबार। अब ध्यान से सुनना, ऊपर जो पॉइंट है सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में आपका कौन सा पॉइंट है, वो है आपका इंदिरा कॉल। और ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया जस्ट सबसे दक्षिण में, ये कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका बहुत अच्छा एक ट्रिक है कि कॉल कहाँ से आता है। कॉल आता है ऊपर से। मंत्री जी हमको फ़ोन कहाँ से करते, ऊपर से, ठीक है। कहाँ से आता है, ऊपर से। मिनिस्टर फोन करते हैं ऊपर से, मतलब कॉल कहाँ से आता है, ऊपर से। मतलब क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल आपका सबसे ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि आपसे पश्चिमी बिंदु बताइए, तो आप बताएंगे गोहार माथा या गोहार मोती, जो कि आपका गुजरात राज्य में। क्लियर है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्वी बिंदु कौन सा है, क्या, किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बढ़ते आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। अब देखिए भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु मतलब क्या होता है, पश्चिमी बिंदु, ठीक है। पश्चिमी बिंदु मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूं कौन सा बिंदु है अभी आपका, गोहार माथा, जो कि कहां पर आएगा, गुजरात राज्य में। और ये इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7।
ठीक है ना। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट हमारा पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए तो आपको ये सारे प्रश्न बनने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? दोस्तों यहाँ हमको क्या करना है, देखना है नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं शब्द नहीं पढ़ते, किसके साथ लगती है और वह गलत कर देते हैं। तो नहीं लगती हमको बताना है, ठीक है। भूटान राज्य की सीमा पहले मैं आपको बता दूं किन किन राज्यों के साथ में लगती है। तो भूटान की सीमा 4 राज्यों के साथ में लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये आपके सामने भारत का नक्शा दिख रहा होगा। देखिए भूटान से बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा है, आपका असम भी लग रहा है। असम के बाद में आपका देखो सिक्किम लग रहा है साइड में। उसके बाद में ये देखिए है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, ठीक है ना। अब बताइए इसमें मेघालय लग रहा है क्या? नहीं, मेघालय असम के नीचे है तो ये नहीं लग रहा है। दोस्तों मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हर चीज़ें याद रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये पता होगा ये कौन से राज्य है, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य है। कौन से राज्य है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आपका त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है ना। और ये सब कैसे, असम, ये सब आपके कौन से राज्य है? पूर्वोत्तर। सिक्किम और पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं है। बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही है ना बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। वह देश कौन सा? आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है सर्वाधिक लगती है किसके साथ में? भारत के साथ। या भारत के राज्य की सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। वह है आपकी 4096.7 किलोमीटर। ये भारत का जो नक्शा दिख रहा है इसमें आप देखिए, ये यहाँ पर ये पूरी जो बॉर्डर है ये किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का है ना पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश से 3 और साइड से घिरा हुआ हमारा भारतीय राज्य कौन सा? त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला। इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये कौन सी है? आपकी अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ध्यान से सुनिए, आपको पता होगा वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 पृथक प्रभुत्व वाले देश अलग अलग बने थे, ठीक है ना। और इनके मध्य जो लाइन है आपकी कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। अध्यारोपित सीमा किनके मध्य है? आपकी भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा, देखो आ गया प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? आपकी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। अमेरिका कनाडा के मध्य कौन सी रेखा है? तो आपका 49वीं अक्षांशीय रेखा। अमेरिका और कनाडा के जो मध्य है सबसे शांत इंटरनेशनल रेखा है, यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है। भारत और चीन की बात करें, मैकमोहन रेखा। और रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी है? आपकी मेन रहीम रेखा, ठीक है ना। चलिए बड़े आगे। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो देखिए सबसे पहले ये है आपका भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में हम कहाँ जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के पास। यहाँ पर जो सीमा लग रही है, ठीक है, किसके साथ? चाइना के साथ। और ये रेखा आपकी कौन सी कहलाती है? मैकमोहन रेखा। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, ये किसके बीच में है? ये है आपका वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। आगे बढ़े। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो मोस्ट एमपी कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? तो ये होते हैं आपके पाक जलडमरू, पाक स्ट्रेट से अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ये देख रहे हैं भारत का नक्शा, ये है भारत और ये है आपका श्रीलंका। इसको मैं जूम कर लेता हूं और देखिए यहाँ पर क्या है? ये है आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? अब ये आपको सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको मैप आता है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। देखिए ये सिक्किम जो उठा हुआ भाग है, इसके आप है ना बाएं हाथ पर देखेंगे नेपाल है, दाएं हाथ पर भूटान है और ऊपर जो कौन सा है? चीन है। सिक्किम में ही भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
8,598। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक सिंपल सी बात है, हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा है। हिमालय जो है आपका सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें ट्रांस हिमालय भी पढ़ना होता है। उसके बाद में वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद में आपका होता है निम्न हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पश्चिम में और पूर्व में कुछ घाटियां पाई जाती है, जैसे पश्चिम में दून अर्थात देहरादून, और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है, अर्थात आपका हरिद्वार। ठीक है, और इसके है ना निचले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तराई। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शिवालिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्लियर है। हम अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको सिक्किम, तो सिक्किम में कंचनजंगा में बता चुका हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में हम देखते हैं और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या है? कई सारी घाटियाँ, और ये सब कहाँ पर मिलती है? हिमालय में ही मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विस्तार नहीं है किसका? हिमालय का। उत्तर प्रदेश में किसका विस्तार है? उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान का, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? मोस्ट आईएमपी एमपीपीएससी 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी आपका कहां पर है? यह है आपका वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहां पे? आपका मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख व जास्कर जो दे रखी है, ये आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और ये जो नीचे काराकोरम व लद्दाख दे रखा है, ये भी आपका ट्रांस हिमालय में आता है, जास्कर ये। ठीक है ना। लेकिन वृहद हिमालय जिसमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, और पीर पंजाल आपका मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता है कि अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार गुजरात से दिल्ली है। ठीक है ना, 800 किलोमीटर में फैली हुई ये पर्वत श्रृंखला, इसका सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट आबू में स्थित आपका गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ठीक है ना। चालुक्य सोलंकी वंश के राजा के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था विमल शाह, जिसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और वो कहाँ पर है आपका स्थित? माउंट आबू, अरावली या गुरु शिखर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। क्या है आपकी? अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि आपकी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनाईमुडी, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा शिखर है। जैसे हम बोलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा या केटू गॉडविन ऑस्टिन हम बोलते हैं या नहीं? ठीक है, वैसे ही आपका दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? आपका अनाईमुडी। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी, नीलगिरी जो हो जाएगा उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है आपका दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2636। कितनी हो जाएगी? 2636। ये दोदा बेटा की बात कर रहा हूँ। गुरु शिखर बता चुका हूं मैं आपको, अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, और उड़ीसा में इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, अरावली गुजरात से, राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा भी आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? गुजरात से, जो मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ भी जाता है। ठीक है, सहाद्री पश्चिमी घाट को ही सहाद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, आपका कर्नाटक, केरल में फैला हुआ है। अजंता जो है ये केवल महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एमपीपीएससी 2017 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है अजंता। ठीक है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो यह आपका है सतपुड़ा रेंज में। यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। पचमढ़ी का नाम सुना होगा आपने, एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा रेंज में। ठीक है,
अगला हो जाएगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो सिंपल सी बात है माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। नेपाल में इसे हालांकि सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जहां इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं इसकी हाइट जो बताई गई है 8,850 मीटर। MPPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत कहीं पर नहीं है, आपको नेपाल लगाना है। चलिए, प्रश्न पूछा गया है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई। तो जुंको तेबई जो है आपकी जापान की महिला है, जापान की महिला। इन्होंने वर्ष 1975 में क्या किया था? माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला, तो भारत की पहली महिला कौन है? आपकी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने क्या किया था? 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट। और यह दुनिया की दूसरी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है, ठीक है ना। इसके अलावा संतोष यादव भी है, दुनिया की 5वीं और भारत की दूसरी, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो आपकी मध्य प्रदेश की है मेघा परमार और भावना ढेरिया। 2019 में पहुंचे थे ये, ठीक है। आधे घंटे का अंतर है इनके बीच। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, अभी जस्ट बताया संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है। एक आपका चढ़ी है ये 1992 में, और एक आपका चढ़े हैं ये 1993 में। लगातार 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। चलिए दोस्तों, देखिए अब जो है आपका ये पूरा 25 प्रश्नों की जो है ना, 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो अभी खत्म हो चुकी है। अगला मेरा जो वीडियो आने वाला है भारत की जनगणना 2011, विस्तार से इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छी से समझाऊंगा, एक एक डाटा क्लियर करूंगा। दोस्तों, पूछा जाएगा प्रश्न, अभी जो अप्रैल मई में एग्जाम होने वाली है, अप्रैल में जो एग्जाम होने वाली है, या जून में जो MPPSC का एग्जाम होने वाला है, उसमें जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।